हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवा उपाध्याय। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं क्लास 12th का ये हमारा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एंड फाइनल एंड लास्ट, जिसको आप कहते हैं ना, फाइनल से स्टार्ट किया हमने और लास्ट पे देखने वाले हैं। ये जो लास्ट चैप्टर होने वाला है, ये चैप्टर बड़े ही मज़ेदार होने वाला है, जिसको आप देख सकते हैं, नाम से क्लियर होगा, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। यानी आप जानते हैं कि बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब होता है उसकी कितनी विभिन्नताएं होती हैं। यानी जो आपके इस अर्थ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल वगैरह जो आप देख रहे हो, इसको बायोडाइवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी तो देख ही रहे हो, लेकिन अब ज़रूरी है कि इसको कैसे तुम प्रिजर्व करते हो, कैसे लंबे समय तक कंजर्व करते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्व। क्या मामला समझ में आया? तो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स की बात करें चाहे फिर एनिमल्स की बात करें, इन्हीं वैराइटीज़ ऑफ स्पीसीज को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एंड इसको सुरक्षित रखने का जो तरीका होता है, तौर तरीके को बोलते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, कंजर्व कर देते हैं। समझ में आया ना? तो इसको हम गन शॉर्ट में समझेंगे। इसके पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये माना जाता है कि जो हमारा अर्थ होता है, इस पर 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज अर्थ पे मौजूद होते हैं, ऐसा माना गया। चूँकि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी जो डे होता है, इसको हम 22 मई को मनाते हैं। आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी कब मनाते हैं, 22 मई को मनाया जाता है। जो कि सबसे पहली मर्तबा जो टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी को, ये कोई और नहीं थे, रोजन साहब थे। कब दिया था? 985 में। लेकिन इस वर्ड को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर किसने किया, पॉपुलराइज्ड किसने किया था? सो दैट वाज द एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन वाज अ पॉपुलराइज्ड टू इट राइट नाउ। फिर देखेंगे कि इन्होंने क्या इसमें इंफॉर्मेशन मिली, जो एंट्स होते हैं लगभग 20,000 है, ऑर्किड्स 20,000 है, फिश की जो नंबर है 28,000 है, और वेटर्स लगभग 3 लाख। ये देखा गया कि मौजूद टैब है, इसको हम लोग रिकॉर्ड हमारे पास है। और बायोस्फीयर, जो हमारा बायोस्फीयर होता है, उस बायोस्फीयर में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी का जो लेवल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। किस आधार पर देखते हैं? एट द ऑल द लेवल, मतलब हर एक लेवल पर आप ये देखेंगे कि कितनी ज़्यादा आपको विभिन्नताएं यानी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। चाहे वो आप देखेंगे, चाहे हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स का जब आपने नाम लिया तो इसमें भी विभिन्नताएं देखिए, कितनी डिफ्रेंशिएट आपको दिखती हैं। जैसे प्रोटीन, ये भी एक क्या होती है, एक वेरिएशन है। इसमें देखेंगे न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसैकेराइड होता है। ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आते थे? मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आता है। उसी में देखेंगे सेकंड नंबर पे ऑर्गेनल्स के आधार पर कैसे आप इतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट या वेरिएशन देखने को पाते हैं। तो ये किसमें? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये किसमें आते हैं? अंडर द ऑर्गेनल्स। ये भी डाइवर्सिटी है। टिश्यू लेवल पर देखते हैं तो इपिथीलियम है, कनेक्टिव टिश्यूज है, क्या मस्कुलर टिश्यू है, ये मसल्स टिश्यू है। फिर देखेंगे जो नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स होता है, ये भी एक प्रकार से जितनी भी चीज़ें हैं टिश्यू स्तर पर हम विभिन्नताएं देखने को पाते हैं। एंड नाउ बायोम्स होता है कि बायोम क्या होता है? एक बहुत बड़ा स्फीयर बना हो, जो है ना, बायोस्फीयर में जैसे डेजर्ट, अलग अलग जितने भी स्मॉल इकोसिस्टम और ऑक्युपाइड ऑन द अर्थ, इनको मिला लीजिए, सम ऑफ द डिफरेंट या सम ऑफ द ऑल द इकोसिस्टम विच आर द ऑक्युपाइड ऑन द अर्थ, इसको बायोम। बायोम में जैसे डेजर्ट, रेगिस्तान हो गया, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, ग्रासलैंड, ये तमाम एक अपना अलग बायोम बनाने का काम करते हैं, जिसके इनको अपना पर्टिकुलर वेरिएशन दिखाई पड़ता है। लेवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन से लेवल हैं बायोडाइवर्सिटी के? तो 3 लेवल। पहले का नाम है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन लेवल पर जब आप बात करते हो ना, लिखा मैंने सिंगल स्पीसीज जेनेटिक लेवल पर जब बात होती है, यानी जैसे मैंने कहा कि लगभग 50,000 जेनेटिकल जो डिफरेंस होता है, इस पर जो जेनेटिकली डिफरेंस स्पीसीज होते हैं राइस के आपको मिलते हैं, वहीं पर 1000 मैंगो के स्पीसीज आपको देखने को मिलती है। ये बातें समझ में? तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर जीन लेवल पर जो डिफरेंस दिखाई पड़ता है, 50,000 हमारे राइस के, 1000 मैंगो के जो स्पीसीज आपको दिखाई पड़ते हैं, ये क्या डिफरेंस है ना। मैंगो कह दिया होता तो अच्छा था, लेकिन मैंगो में भी इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं होती हैं। तो ये जो डाइवर्सिटीज़ दिखाई पड़ती हैं, ये जीन लेवल पर होता है। सो इट इज़ कॉल्ड द जेनेटिक डाइवर्सिटी। आप देखेंगे इसमें एक होता है रॉल्फिया वोमिटोरिया। रॉल्फिया वोमिटोरिया आप जान लीजिए दोस्तों कि हिमालयन रीजन्स पर ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पर होता है कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। जेनेटिक वेरिएशन कहाँ पे होता है? इन द
पोटेंसी या उनके अंदर जो पोटास होता है उस पोटेंसी के आधार पर होता है, एंड द केमिकल जो उसके अंदर पाया जाता है उसको लेकर के बात की जाती है। कौन सा केमिकल होता है इस रॉल्फिया वोमिटोरियम में, तो इसके अंदर जो केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड द रिजरपाइन कहते हैं ना। रिजरपाइन का यूज़ जो होता है इसको हम ट्रीट करते हैं फॉर द हाई ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंसिया, ठीक है। तो हाइपरटेंसी जो होता है और जो हाई ब्लड प्रेशर होते हैं उसमें इसका यूज़ भी किया जाता है। जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो तो यहाँ अपने साथ इसको कैरी कर सकते हो फॉर द लो ऑफ द ब्लड प्रेशर के लिए, तो ये भी हमारे लिए यूज़ होता है। हम तो बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड नंबर की जब आप बात करते हो बेटे तो इसमें होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये कहता है कि स्पीसीज लेवल पर जो आपने डाइवर्सिटी को दिखाया होगा, यानी हम कहते हैं जैसे जब इंडिया में तुम वेस्टर्न घाट में जाते हो तो वहाँ पर एम्फीबियंस की जो नंबर होते हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, किसकी तुलना में, ईस्टर्न घाट की। अब ईस्टर्न घाट में कम है, वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होती हैं। तो ये हमारा जो क्या है ना एक स्पीसीज लेवल पर जो विभिन्नताएं होती हैं इसको बोलते हैं। फिर देखिएगा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कहाँ पर है, इकोसिस्टम के लेवल पर होता है। जैसे हमारे इंडिया में तुम आते हो तुमको डेजर्ट रेन मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा, मैनग्रोव मिलेगा, कोरल रीफ मिलेगा एंड वेटलैंड। ये क्या होते हैं, इन बहुत ज़्यादा हैं किसकी तुलना में, तो स्कैंडिनेवियन, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होते हैं जिसमें स्पेशली नॉर्वे को दिखाया गया है, इनकी तुलना में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं जो इकोसिस्टम के आधार पर आपको डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये 3 लेवल होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से डिफाइन करने का काम करते हैं। उसी में क्या होता है कि IUCN जो हमारी एक संस्था है जिसको आपको लिखा होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये क्या कहती है, इसकी एक रिपोर्ट है 2004 के अंतर्गत। ये बताती है कि लगभग टोटल प्लांट एंड एनिमल्स हमारे पास 1.5 मिलियन से अबव होते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। बताया एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट मैन। रॉबर्ट मैन ने बताया नो, ऐसा कुछ नहीं, अगर इतने होते तो फिर कहाँ है वो सब। इन्होंने कहा टोटल 7 मिलियन। इनकी रिपोर्ट अच्छी है, इसको एक्सेप्टेबल भी है, ये 7 मिलियन का दर्जा दिया गया। इन्होंने कहा टोटल जो है ना 22% यानी 22% ऑफ द 7 मिलियन डिस्कवर्ड, यानी इस 7 मिलियन में मात्र 22% डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक। और जिसमें 70% आपके इंसेक्ट होते हैं, चूँकि प्लांट आप देख सकते हैं और फंजाई ये जो होते हैं ये लगभग 22% है टोटल स्पीसीज ऑन द अर्थ। जितने भी धरती पर पाए जाने वाले स्पीसीज ऑर्गेनिज्म है उसके लगभग प्लांट और फंजाई की जो मात्रा है 22% है। हालांकि 22% जो है हम मान सकते हैं कि फंजाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ बात बताऊँगा मैं। जब रॉबर्ट मेयर साहब थे, इन्होंने रॉबर्ट मेयर की मतलब रिपोर्ट अच्छी मानी जाती है। इन्होंने कहा एक चीज़ और बताया इंडिया आप जब उसका भौगोलिक देखोगे ना, इसका जो एरिया देखोगे तो उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो देश है 2.4% है पूरे वर्ल्ड का। सोचिए ये पूरी ब्रह्मांड क्या कहते हैं, पूरी धरती जितनी भी बनी होगी जहाँ तक भी होगा उसका 2.4% हमारा खुद का क्या है, इंडिया है। तो बहुत बड़ी मात्रा है, 2.4 पे हम अकेले राज करते हैं। उसमें भी 8.1% आप कह दीजिए ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी हमारे पास है। डाइवर्सिटी दुनिया में बहुत होगी लेकिन उसका 8.1% सिर्फ हमारे पास है। तो ये भी अपने आप में बहुत है। मैंने क्या कहा 2.4%, ये हमारा खुद का क्या भाई, हमने खुद लैंड को ऑक्युपाई कर रखा है पूरे संसार का। फिर उसमें उस संसार में टोटल बायोडाइवर्सिटी जितनी भी होती होंगी उस बायोडाइवर्सिटी का 8.1 हमारे खुद के पास होता है। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। हमारे पास 12 मेगा डाइवर्सिटी है। अब देखिए 12 मेगा डाइवर्सिटी ये हमारे कंट्री में है, जिसमें बताया जाता है कि अराउंड 45,000 प्लांट की स्पीसीज हैं, 45,000 प्लांट की स्पीसीज होंगी, जिसमें 90,000 एनिमल भी आपको बताया गया, यानी 45,000 प्लांट्स हैं, 90,000 एनिमल आपको देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से पूरे के पूरे स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया अकॉर्डिंग टू आपके वही चाचा मेज के रिपोर्ट में रखा गया। ये तो रॉबर्ट मेज साहब ने अपनी रिपोर्ट में पूरे अच्छे से खुल के बता दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक की बात कही है कि लगभग साहब 1 लाख प्लांट की स्पीसीज हैं, जिसमें 3 लाख एनिमल की स्पीसीज अभी भी इन्होंने कहा कि हाँ ये डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये बात जो थी इनकी अपनी खुद की थी, तो इसको ध्यान में रखते चलिएगा क्योंकि इनकी अपनी बातें बड़ी ज़बरदस्त होने वाली हैं। बात समझ में। अगर मैं थोड़ा सा ये बात करूं कि हाँ ट्रेंड क्या है, यानी कौन सा स्पीसीज उसकी अबंडेंस ज़्यादा है, कहाँ पर, वेरियस प्लांट एंड
एनिमल्स के ग्रुप में अगर हम देखें तो कैसे कितना कौन कौन ज़्यादा है। दोस्तों जब आप थोड़ा सा क्या करते हैं, जब एक ग्लोब आप देखते हो ना, अपना ग्लोब पूरा का पूरा ग्लोब होता है, उस ग्लोब पर जब आते हो तो जब इन्वर्टिब्रेट में आते हो तो इन्वर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको इंसेक्ट को देखने को मिलता है ना। इंसेक्ट होगा, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते चले जाते हो तो आपको मोलस्का मिल जाते हैं, मोलस्का से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो आपको क्रस्टेशियंस मिल जाते हैं, समझिए, मोलस्का, क्रस्टेशियंस, फिर उसके ऊपर चले जाते हैं तो आपको बहुत सारे अदर एनिमल्स भी मिलते हैं। तो ये हमारा इनवर्टिब्रेट में आता है। लेकिन थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है जब आप वर्टिब्रेट वाले पे आते हो। जब पूरे ग्लोब में वर्टिब्रेट का एक मैप जब क्रिएट करते हो या समझते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा वहाँ पर दोस्तों? फिश बड़ी ज़्यादा मात्रा में है, फिश ज़्यादा है, यानी फिश है। फिर आप देखेंगे कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो भाई साहब बर्ड है, फिश के बाद बी यानी बर्ड, तो पहले मैंने कहा एफ, फिर मैंने कहा बर्ड, फिर मैंने कहा रेप्टाइल्स, समझे ना, रेप्टाइल्स के बाद एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस के बाद भाई साहब मैमल्स। तो ये क्वालिटीज़ जो आपको देखने को मिलता है, इनका रेंज जो है कहाँ पर वर्टिब्रेट में इस प्रकार से पाई जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा जब आप प्लांट के केसेस में हो तो थोड़ा सा बदलाव होगा। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा इस अर्थ पर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर किसी का नाम लोगे तब मैं कहूँगा हाँ फंजाई सेकंड नंबर पर दे दो। तो एंजियोस्पर्म ऑन द टॉप लेवल पर, फंजाई सेकंड लेवल पर आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में, जहन में घुसा दो इस बात को। क्लियर मामला है तक? आगे मैं थोड़ा और बताता चलो, सुन लीजिए इस बात को, क्योंकि सब लिखाने का कोई मतलब है नहीं, सुन लेंगे बहुत है भाई साहब। अब पैटर्न क्या है बायोडाइवर्सिटी का, क्या है पैटर्न, कैसे डाइवर्सिटी कहाँ पे देखने को मिल रही है? तो देखिए जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे क्या है कि मान लो कि एक सन है, सन जब हमारे इस अर्थ पे गिरता है ना तो सन की किरणें जो होती हैं सबसे पहले तो टॉप एरिया पे चली जाती हैं, पोल वाले एरिया पर, है ना। जब वो पोल एरिया पे जाती है, यानी कि चाहे वो नॉर्थ 90 पे हो चाहे वो साउथ 90 पे हो, तो ये जो एरिया में बाइफर्केशन होता है इसे बढ़ जाता है। और बीच में जो गई है ये हमारा वो नॉर्मल लाइन में समझना, रिफ्रैक्शन वाला, वो जो बीच में जाने वाली वो हमारा ट्रॉपिक्स है ना, जो कि इक्वेटर एरिया पे जा रहा है। उसी इक्वेटर के थोड़ा सा जब ऊपर 23 डिग्री नॉर्थ पे जाते हो तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। एंड जब 23 हाफ साउथ में तुम आते हो तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। कर एंड मकर रेखा, ध्यान देना इसको। 23 हाफ नॉर्थ में भी है, 23 हाफ साउथ में है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ये बात है समझे। अब देखो सूर्य की रोशनी क्या होती है ना, जिससे जब ऊपर थोड़ा सा उस इक्वेटर के सबसे ऊपर जाते हो, यानी लगभग कह सकते हो कि लगभग आप 66 डिग्री पे जाते हो, 66 हाफ नॉर्थ पे जब तुम जाते हो उसके थोड़ा सा नीचे आओगे तो सोलर की इनपुट क्या होगी, सोलर इनपुट डाउन रहेगी। डाउन रहेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसका, ग्लेशिएशंस का। और ग्लेशिएशंस की वजह से जो मूव इसका फ्रिक्वेंट हो जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा बीच में आओगे ना, थोड़ा सा 23.5 डिग्री के ऊपर आओगे, यानी बीच वाला एरिया जो होता है ना इक्वेटर, वहाँ पर बड़ा धूप होता है, तो वहाँ सीधा का सीधा सन हमारा गिरेगा। तो आप बताओ कि जब सन खूब तगड़े से गिर रहा है तो सोलर इनपुट ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पर ज़िंदगी होने की संभावनाएं ज़्यादा, प्रोडक्टिव बढ़ गई। डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे देखोगे थोड़ा सा डाउन दिखेगा, लेकिन स्पेशेशंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वहाँ इक्वेटर लेवल पर आप देखेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर के ज़्यादा यानी डायरेक्ट गिरने की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होगा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ट्रॉपिक रीजन जो हमारा होता है ना, जो ट्रॉपिक रीजन है वो आर द लेस सीजनल होता है। ये ध्यान देना, ये बातें आई होप कि आपके जहन में आ गई होगी, इसमें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। देखिए अब दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा सा जब आप और लेवल को नीचे करते हो, यानी कि जैसे आप पूरे ग्लोब को दिमाग में रखिए, ग्लोब आप समझ में आ गया ना, सबसे टॉप 90 पे पोलर होगा, बर्फ ढका होगा, और नीचे आओगे 66.5 होगा, फिर आओ नीचे आओगे 23.5 होगा, फिर 0 लेवल इक्वेटर होगा। मैंने कहा टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पे, 0 डिग्री इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा है। या उसके अगल बगल भी होता है, ऐसा नहीं है, उस इक्वेटर के अगल बगल होगा। लेकिन जब तुम क्या होता है कि सबसे टॉप जो होता है, हमने कहा ना 66.5 90 पहले है, फिर 90 से थोड़ा सा नीचे जब उतरोगे ना पोल पर तो आपको 71 डिग्री मिलेगा। अब वो 71 डिग्री हमारा क्या करता है, एक कोलंबिया को बताता है कि वहाँ कोलंबिया है। और कोलंबिया में देखा जाता है कि लगभग 56 बर्ड की स्पीसीज पाई जाती थी।
कितनी 56 बर्ड। कहाँ पर 71 डिग्री पे। अब थोड़ा सा नीचे सरको 41 पे आ जाओ। जैसे तुम 41 के बगल में आओगे तो आपको न्यूयॉर्क मिलेगा, न्यूयॉर्क मिलेगा। अब न्यूयॉर्क में देखोगे तो वहाँ 56 नहीं बढ़ेगा, 105 बर्ड आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे कितना था, तो वहाँ पे आपने कहा सर 71 डिग्री पर आपने देखा जब आप कोलंबिया में थे तो 56 बर्ड थे। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे सरकते गए 41 पे आए, जब न्यूयॉर्क से मुलाकात हुआ तो आपकी जनसंख्या जो बर्ड की थी वो 105 हो गई। तो देखो मैंने कहा ना, पोल से होते हुए धीरे धीरे सरकते आओगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो रही, बढ़ रही है। पहले वहाँ पर हमने देखा 56, अब क्या हो गया 105। समझा ना। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इक्वेटर के बगल में आना चाहता हूँ, नियर द इक्वेटर आप आ जाइए। अब आप पता है नियर द इक्वेटर जब आते हो ना, इंडिया में आते हो 1200 स्पीसीज। कितनी स्पीसीज है, चौंकने वाली बात है, 1200 स्पीसीज देखने को मिलता है। और वहीं जब आप 0 डिग्री पर आते हो कोलंबिया के पास में है ना, कोलंबिया जब पहुँच जाते हो तो 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे जब आप ट्रॉफिक लेवल पर होते हो तो वहाँ पर स्पीसीज जो होता है, रीजन जो होता है ना उसका, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ ज़्यादा मात्रा में स्पीसीज हमको देखने को मिलते हैं। ये भाई जाहिर सी बात है, टेम्परेचर है, जहाँ पे टेम्परेचर होगा गर्मी होगी वहीं पे जीवन का उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा जब आप अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में आते हो ना, तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को दोस्तों आपको पता होगा, हम उसको बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। इस धरती का फेफड़ा है वो, क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहीं ना कहीं टोटल 20% टोटल ऑफ ऑक्सीजन का यही देता है हम लोगों को। अब सोचिए, अर्थ पर जितनी हवाएं होंगी उस हवा का 20% सिर्फ हमारा अमेजॉन फॉरेस्ट देता है। तो जाहिर सी बात है कि लंग्स ऑफ अर्थ कहा ही जाएगा। जो उसी को हम काटेंगे पीटेंगे तो क्यों ना, डिफॉरेस्टेशन करने से हमको आपको तकलीफ होने वाली। भाई साहब ये साउथ अमेरिका में है, तो ये ज़िंदगी है, मतलब साउथ अमेरिका की जिम्मेवारी भी है कि इसको सुरक्षित रखिए, प्रिजर्व रखिए, क्योंकि ये हमारे आपके ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही कैसे जो सुनहरा एक अवसर होता है जो हमें आपको और इन्हांस करता है, हमारी लाइफ को और बढ़ाने का काम करता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, बताते हैं कि मोर देन 2 मिलियन, साइंटिस्टों का ये अपना टारगेट है कि 2 मिलियन इंसेक्ट देखा गया है कि डिस्कवर्ड हुए हैं, और उस डिस्कवरी की वजह से नाम दे दिया गया अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहा गया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। 2 मिलियन इंसेक्ट, ये साइंटिस्टों का दावा है कि अमेजॉन में हमने देखा है। वजह यही है नाम देने का अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। क्या मामला यहाँ तक क्लियर होगा? अगर मैं थोड़ा सा और आगे बताने की कोशिश करूँ, हालांकि इसमें अब बताने के लिए है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बता दूँ, अगर इंसेक्ट आप देखते हो तो इंसेक्ट, अब इसमें कुछ नहीं होगा, इंसेक्ट में बता दीजिए कि लगभग 1,25,000 वहाँ इंसेक्ट है। अब सोचिए इतनी मात्रा में, जिसमें से प्लांट 40,000 हो सकते हैं, और प्लांट के साथ साथ जो फिश होगी वो भी 3,000 होंगी, और फिश के साथ साथ आप देखेंगे बर्ड हमारा 1300, नंबर ऑफ 1300 हो जाएगा। वहीं एम्फीबियन और मैमल्स मात्र 427 उनके नंबर हो जाएंगे, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो हमारा रेप्टाइल होगा वो 378 नंबर में पाया जाता है। तो ये जो कहानी मैंने आपसे बता रखी है ये अमेजन रेन फॉरेस्ट की है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी? अगर समझ में आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। राइट, चलिए चलिए बेटा, अब इसमें थोड़ा आगे हम देख लेंगे जैसे कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है। देखिए स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप से मतलब ही समझ जाइए कि जो हमारा स्पीसीज होता है उसका रिलेशनशिप जो होता है उस एरिया में रहते हुए कितना है, किसके साथ है, कब तक है, किस वजह से है, ये तमाम चीज़ स्पीसीज रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है, जिसको सबसे पहली बार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब ने बताने का काम किया था। स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने काइंड्स के जो वेरिएशन दिखाई पड़ते हैं आपको स्पीसीज़ के, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी या स्पीसीज ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मजबूत होगी। यानी कि आप चाहते हो कि आप इस अर्थ पे अच्छे से एग्जिस्ट कर सको बेहतर तरीके का, तो आपको अपनी पॉपुलेशन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि स्पीसीज ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। डेविड टिलमैन जो आए थे उन्होंने लॉन्ग टर्म जो एक्सपेरिमेंट दिया था, उस लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट को आउटडोर प्लॉट पे दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि अगर स्पीसीज ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी इट विल आल्सो ग्रो। नाउ रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या था ये? देखिए इन्होंने एक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था पॉल
एनरिच, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताने का जो काम किया था, देखिए इन्होंने कहा जो एरोप्लेन होता है ये हमारा इकोसिस्टम है, जो उसमें रेविट होता है, उस रेविट को यानी बोल्ट ये स्पीसीज होता है, और जो मेन रेविट होता है ये हमारा विंग्स के रूप में जाना जाता है, जो कि स्पेशल की स्पीसीज होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर समझिएगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस होना हमारे लिए नुकसान है। भाई आप बायोडाइवर्सिटी लॉस करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान इसलिए है कि हमको पौधा ख़त्म हो जाएगा, हमें अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम अच्छे इन्वायरमेंट में रह नहीं पाएंगे, एनिमल समाप्त हो जाएंगे तो उनके द्वारा मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी नहीं मिल पाएंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इफ़ यू आर लॉसिंग योर बायोडाइवर्सिटी बाय योर एक्टिविटी। तो इस बायोडाइवर्सिटी को IUCN जो है 2004 में उसने एक रेड लिस्ट जारी किया, जो कि इंडेंजर्ड एनिमल थे उसके बारे में बताया कि कौन से एनिमल्स हैं, कौन से स्पीसीज है जो खतरे के निशान के बिल्कुल बगल में ही है। तो इसको अगर नहीं बचाओगे तो ये डेड हो जाएंगे, जिसको हम दोबारा पा नहीं पाएंगे। तो उसने जो बताया, उसने कहा लगभग 784 स्पीसीज, 359 इसमें इनवर्टिब्रेट थे, 338 वर्टिब्रेट बताए, 87 प्लांट थे। लास्ट 20 ईयर्स में बताया गया दोस्तों कि 27 स्पीसीज इसमें डिसअपेयर हो गया। सोचिए लास्ट 20 साल में 27 जातियां गायब हो चुकी हैं, जिसमें ये बताया गया लगभग 15,500 ऑल ओवर वर्ल्ड में बताया गया है, जिसमें 700 हमारे इंडिया में थर्ड अवस्था में है। तो 15,500 ऑल ओवर वर्ल्ड में है, बट इन विच द 700 इन इंडिया एट द थर्डिंग अवस्था। समझिएगा इसको। फिर देखिए, अब देखिए इसमें जैसे बताया गया, जिससे डोडो आप जानते हैं मॉरिशस का खेल है, ठीक है ना। वहीं पर देखेंगे क्वागा अफ्रीका में है, ये भी समाप्त हो चुका है। वहीं पर देखेंगे थैलेसिन, ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। स्टीलर सी काउ, ये हमारा कहाँ पे है, रशिया। तो रशिया में ये सब अवस्थाएं क्या हैं, नुकसान कर रहे हैं। अब ज़रूरी ये वहीं पर अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ये बताया जाता है कि जो हमारा फेसिंग थ्रेट कर रहे हैं वो एक्सटेंशन अवस्था में, जैसे कि इसमें आप बता दीजिए कि एम्फीबियन लगभग 32%, एम्फीबियंस हमारे कितने 32%, जो कि मोर है किसकी तुलना में, जिम्नोस्पर्म जो कि कितना 31%। बात समझिएगा। वहीं पर आप थोड़ा और बढ़ेंगे तो मैमल्स हमारा 23% में है, जो कि ज़्यादा अवस्था में है बर्ड के, क्योंकि बर्ड हमारा 12% पे है। तो ये चीज़ें जो मैंने बताया कि एम्फीबिया आर द मोर वैनिगोनेबल एक्सटेंशन उस अवस्था में आपको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से जो एम्फीबियंस है हमारा 32% उस अवस्था में है, जो कि एक्सटेंस की अवस्था में क्या है, फेस कर रहे हैं थ्रेटिंग अवस्था में। तो ये मैंने परसेंटेज में कुछ दायरे आपको बता दिए हैं। अब देखिए आखिर लॉस जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है। तो आप क्या करते हैं, हैबिटेट लॉस करते हो, उसके रहन सहन को आप ख़त्म कर रहे हो, तो क्यों ना नुकसान करेगा। आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, पेड़ को धड़ कटाए जा रहे हो, मर घर कुरिया बनवा रखे हो, एकदम पटरी उससे गुजारोगे, बिल्डिंग वहीं बनेगा, महल वहीं बनेगा, हवेली वहीं तैयार होगी, पेड़ काट लोगे। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। फिर देखेंगे इसमें आता है एलियन स्पीसीज़ का इन्वेजन हो जाता है, मतलब बाहर की जातियाँ आकर के हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, जिस वजह से हमारा जो लोकल प्लांट्स है कैन नॉट बी एफर्ट टू ग्रो नहीं कर पाता, बेकार हो जाता है। तो ये भी रीज़न हो सकते हैं। फिर देखिए इसको बोलते हैं कुछ है कंजर्व बाई। कंजर्व कहाँ कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, दो अवस्था, एक है इन सीटू, जब आप ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं अपने आप, ठीक है, इसको ध्यान देना। और एक सीटू ध्यान देना, एक सीटू के अंतर्गत जैसे आप लाते हो करने के लिए, जैसे जूलॉजिकल पार्क बनवाते हो, जैसे बॉटनिकल गार्डन होता है, वाइल्ड लाइफ सफारी होता है, ये सब क्या होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, जो कि माइनस नाइट्रोजन के लिक्विड अवस्था में -196 डिग्री पर इसको किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर लेते हैं लंबे समय तक। तो ये चारी अवस्थाएं हमारी किसमें है, एक सीटू, इसमें बाहर से ला करके चीज़ों को अंदर प्रिजर्व करो। फिर देखो इन सीटू कहता है कि ऑटोमेटिकली वो क्या है, सुरक्षित है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आप जानते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ स्पीसीज मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी, यानी जिसकी ज़्यादा उत्पन्न होने के, ज़्यादा पाए जाने की संभावनाएं जहाँ पर जिस स्थान पे होती हैं वो हमारा बायोडाइवर्सिटी कहता है। और जहाँ ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट कहते हैं, हॉट स्पॉट जोन कहते हैं। टोटल आप देखेंगे हमारे इंडिया में, तो ये टोटल कहिए नहीं बल्कि वर्ल्ड में कहिए 34 बायोडाइवर्सिटी देखा जाता है, पाया जाता है, जिसमें 25 शुरुआत में थे, बाद में 9 इसमें ऐड कर दिया गया, यानी टोटल आप देखेंगे तो 34 हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं, जिसमें से हमारे इंडिया में 3 हमारे हॉटस्पॉट जोन हैं,
अब वो कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो तीनों का नाम बता देता हूँ। एक है वेस्टर्न घाट, एक है हमारा वेस्टर्न घाट, आप जान गए होंगे। एक है जो कि कहाँ पर होता है, ये आपके श्रीलंका वाले एरियाज में है, ठीक है ना। एक इंडो बर्मा अवस्था है जो कि हिमालयज एक अवस्था है। ये 3 अवस्थाएं होती हैं जो हमारी अलग अलग स्थानों पर ये पाई जाती हैं। इन्हीं तीनों को रट लीजिए। एक हमारा कौन है, वेस्टर्न घाट, एक इंडो बर्मा, एक हिमालय। टोटल दोस्तों ये हमारा जो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी का एरिया बताया मैंने 2% है पूरे लैंड का, 2% टोटल सोचिए। और जो कि इसमें लगभग 30% से ज़्यादा स्पीसीज इसमें पाए जाने की संभावनाएं होती हैं। फिर देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14। कितने नेशनल पार्क हैं, जो हमारे 90 हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, 448 हैं। ये चीज़ें जो आप देख पाते हैं ये भी एक प्रकार से इन सीटों के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर है। फिर देखेंगे कुछ स्कैड ग्रुप्स होते हैं। स्कैड ग्रुप्स क्या होते हैं, तो स्कैड ग्रुप्स वो होते हैं जो हमारे कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी जनजातियां होती हैं जो इस धरती को, इस वन को, इस जंगल को अपना माँ मानती हैं, अपना देवता मानते हैं। तो उस वजह से उसको प्रिजर्व करती हैं, सुरक्षित रखती हैं, कंजर्व करने का काम करती हैं। तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं हम लोग स्कैड ग्रुप्स कहते हैं। जो कि आप देख सकते हैं सम ट्राइब्स, कुछ जनजातियाँ हैं जो करते हैं। कौन कौन से कुछ नाम बताता हूँ। खासी, जानतिया, ये मेघालय में है। वहीं पर देखेंगे अरावली में, राजस्थान, आप देखें राजस्थान में है ये, देखेंगे। फिर देखेंगे एक होता है सारगुजा, एक होता है चंदा, एक होता है बस्तर, ये हमारे मध्य प्रदेश में है। तो ये जो जितनी भी जनजातियाँ आपके सामने हैं, ये सब की वजह से जान लीजिए कि आज हमारा जो वन है यानी बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है। क्योंकि ये लोग अगर ये अपना मान करके ना सुरक्षित करें तो शायद आज हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इनका हम लोग क्या करें, शुक्रगुजार हैं, ठीक है। और इनका कोई मान सम्मान नहीं है। हालांकि न्यू गवर्नमेंट जो हमारी प्रेजेंट टाइम में, इसने बहुत ज़्यादा सम्मान देने का काम किया ऐसे जनजातियों को भी, ठीक है। देखिए फिर आता है थोड़ा कुछ नोट्स बताता हूँ। देखिए अर्थ का समिट होता है 1992 में, किस लिए, ताकि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह हम कंट्रोल करें, कैसे पोल्यूशन को रोक सकें, कैसे अपने पौधों को, अपने जानवरों को सुरक्षित कर सकें। तो ये हमारा रियो डी जेनेरिया में हुआ था, ठीक है। फिर वहीं पर देख लीजिए वर्ल्ड समिट 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में किया गया था, फॉर द प्रिजर्व ऑफ द बायोडाइवर्सिटी के रूप में, समझ आया। तो ये हमारा दोस्तों जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, अब इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब इससे बाहर क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, we have done all the chapters in the bio class 12th except one chapter. Already I told you in the first lecture, that is the evolution chapter, जो कि मैंने कहा था कि मैं सबसे लास्ट में इसको बताऊंगा। कुछ टॉपिक इसमें है, उस टॉपिक्स को बताना रहेगा। अब इसको हम बता देंगे कभी, एग्ज़ाम से पहले आपके सामने आ जाएगा 1-2 दिन में। यानी कि इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे क्लास 12 के स्टार्टिंग जहाँ से मैंने किया था, आज ये अंत किया मैंने, पूरे चैप्टर्स को एक मरतबा फिर से वन शॉट के रूप में आपके सामने पेश कर दिया दोस्तों। तो अब आप मेहनत करके को पढ़िए, अपने आप को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और बहुत ही जल्द अब जब एग्ज़ाम होगा तो 2-1 दिन पहले आपको एक मैराथन का शॉट देंगे। उसी मैराथन में आपको पूरी की पूरी एक मरतबा फिर से ये सब रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो दोस्त अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचेगा तो ये चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का। जितना ज़्यादा आप रीच करवाएंगे उतना ज़्यादा हमारा ही आप लोगों के द्वारा मदद मिलता रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। बस आप लोगों का यही सपोर्ट है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर करते होंगे, करेंगे भी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर्स में जो कि हमारा एवोल्यूशन का होगा। जब भी होगा उसके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।